Hello students, welcome to our tuition classes। आज हम ऑडिट प्रोग्राम चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसमें एडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम को समझेंगे। सो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है एडवांटेजेस में। provides clear-cut instructions. A written audit program provides the assistants with a clear of instructions about the work to be done by them. एक एक स्टेप पर एक एक लेवल पर कितना काम किया है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल होती है। ऑडिटर ऑडिट स्टार्ट करने से पहले उसे क्या काम करना है, कौन सी लेवल पर करना है, कैसे करना है, कौन से काम प्रायोरिटी पर हैं, हर एक का डिटेल होता है यहाँ पर। प्रोवाइड्स अ टोटल पर्सपेक्टिव। अ रिटन ऑडिट प्रोग्राम रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ इग्नोरिंग और ओवरलुकिंग सर्टेन बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। विदाउट इट असिस्टेंट cannot get a perspective of the work to be performed and may also end up repeating unnecessary। अगर ऑडिट प्रोग्राम बना हुआ होगा तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई काम रिपीट हो जाए, रिपीटिंग अननेसेसरी, या कोई काम करना ही रह जाए, इग्नोर हो जाए, ओवरलुकिंग हो जाए। सपोज करो इनको एक्सपेंस चेक करने थे बट उन्होंने किए ही नहीं, भूल गए। सो अगर प्रोग्राम बना हुआ होगा तो किसी को भी हम भूल नहीं सकते, सारे काम होंगे। प्रोवाइड्स अ टूल फॉर एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। एन ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ऑडिट टीम। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क मीन्स ऑडिट करने के लिए कोई सिंगल पर्सन नहीं हो सकता, ऑडिटर्स की टीम होती है या ऑडिटर होगा और उसके आर्टिकल्स होंगे, असिस्टेंट्स होंगे। सो किसे कौन सा काम देना है, किस ऑडिटर को या किस असिस्टेंट को कौन सा एक्सपीरियंस है, वो सब देखकर काम डिवाइड किया जाता है। द जूनियर मेंबर्स आर गिवन रूटीन वर्क एंड सीनियर मेंबर्स हैंडल द मोर कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट्स। जो जूनियर होगा, न्यू होगा, उसे रूटीन वर्क या नॉर्मल वर्क दिया जाएगा और जो एक्सपीरियंस्ड होंगे वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को देखेंगे। असिस्ट इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क डन। एन ऑडिट प्रोग्राम इनकॉर्पोरेट्स द डिटेल्स ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज among the members of audit team. The work done may be tracked back to the individual staff member। हर एक मेंबर को कितने राइट्स हैं, कितनी ड्यूटीज़ हैं, या किस मेंबर को क्या काम दिया गया है, वो सब भी चेक किया जाएगा। हेल्प्स इन असेसिंग प्रोग्रेस ऑफ वर्क। एन ऑडिटर कैन असेस द प्रोग्रेस ऑफ ऑल ऑडिट्स बाय एग्जामिनिंग द ऑडिट प्रोग्राम्स and ascertain what part of audit work has been completed and what remains to be done। यहाँ पर ऑडिटर ये देख सकता है कि कितना पार्ट हो गया है, कितना बाकी है और कौन कितना अच्छे से काम कर रहा है। सो देखिए ऑडिट प्रोग्राम के भी अपने एक एडवांटेजेस हैं कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, न्यू स्टाफ क्या करेगा, सीनियर स्टाफ क्या करेगा। सो हर एक बात को ध्यान में रखते हुए ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। सो ऑडिट प्रोग्राम के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ऑडिट वर्क बिकम्स मैकेनिकल। द ऑडिट प्रोसीजर्स आर लिस्टेड इन डिटेल। As a result, work become mechanical. Particular parts of program may be executed without proper understanding of their significance to audit process। अब डिसएडवांटेज ये है कि एक मैकेनिकल पार्ट बन जाता है।
हो सकता है कुछ ऑडिट की ऐसे हैं जो एग्जीक्यूट किए जाए बट उनकी ज़रूरत ही ना हो। द सेकेंड इज रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कि रूल्स को ही फॉलो करना, अगर ये रूल है तो यही होगा। रिजिड किसे कहते हैं? जो फ्लेक्सिबल नहीं होता है उसे रिजिड कहते हैं। रिजिडिटी। द लिस्टेड प्रोसीजर्स आर कैरिड आउट बाय ऑडिट असिस्टेंट्स डिस्पाइट चेंजेस इन बिजनेस ऑपरेशंस such as changes in internal control system और staff। सपोज करो लास्ट 10 ईयर से एक स्टाफ था लेकिन करंट ईयर में वो निकल गया, उसकी जगह कोई नया आया है। सो रिजिडिटी होती है कि ये काम करना ही है, फिर चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। सो ये इसका डिसएडवांटेज है। शील्ड्स इनएफिशिएंट स्टाफ। Inefficient audit assistants may take shelter behind the program, that is, defend their deficiencies in their own work on the play, that no fixed instructions in the matter were contained therein। अगर inefficient staff है, inefficient audit assistant है, मीन्स जो चेक कर रहा है उसे ही ऑडिट का पूरा नॉलेज नहीं है, ऑडिट होता क्या है, ऑडिटर को करना क्या होता है, तो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रिड्यूसेस द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट स्टाफ। इट मे पुट फीटर ऑन द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट एंड इंटेलिजेंट स्टाफ मेंबर्स। दे मे बी एबल टू डिसाइड अपॉन द ऑडिट प्रोसीजर्स देमसेल्व्स। कई बार स्टाफ ऐसा होता है जो एफिशिएंट होता है, उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। सो ये भी डिसएडवांटेजेस है। नाउ पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। जब भी किसी ऑडिटर को ऑडिट करना होता है किसी भी कंपनी का, तो ये सारे पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन। ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है पहले कि उस कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस या जो भी रूल्स फॉलो करने हैं उन सबको ध्यान में रखकर करना होगा। हो सकता है वो एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हो, बैंक हो, हॉस्पिटल हो, सो डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रूल्स क्या हैं उसके लिए। एक्ट एंड प्रोविजंस फॉर सच इंस्टीट्यूशन। उस इंस्टीट्यूशंस के प्रोविजंस क्या हैं, एक्ट कौन से लगते हैं? पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट है। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है हमारे पास? 1932, कंपनीज एक्ट 2013 एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा वो ध्यान रखना होगा। अकाउंटिंग सिस्टम एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये हमारे पॉइंट्स पहले हो चुके हैं कि वो जिसका ऑडिटर ऑडिट कर रहा है उसका अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, वो बुक्स कैसे मेंटेन करते हैं। इंटरनल सिस्टम का मीनिंग होता है कि उस कंपनी में इंटरनल ऑडिटर अपॉइंटेड है या नहीं है, या ऐसा कोई सिस्टम वो फॉलो करते हैं कि इंटरनल चेकिंग होती हो। वाउचिंग ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स। जितने भी कैश रिसिप्ट्स हुए होंगे या जितनी भी पेमेंट्स हुई हैं उन सबके वाउचर्स होने चाहिए और ऑडिटर उसे चेक करेगा। वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जितने भी एसेट्स दिखाए गए हैं या लायबिलिटीज दिखाई गई हैं वो करेक्ट है या नहीं है वो देखना होगा। एंड एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। यहाँ पर ये देखना होगा कि कैपिटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एक्सपेंस को करेक्टली दिखाया गया है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू दिखा दिया हो या रेवेन्यू का एक्सपेंस कैपिटल दिखा दिया हो। सो इन सब बातों का ध्यान रखना होता है ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम्स। कितनी टाइप के ऑडिट प्रोग्राम्स होते हैं? सो फर्स्ट इज हॉस्पिटल रन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, सेकेंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, थर्ड ब्रांच ऑफ कमर्शियल बैंक
एंड फोर्थ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ये 4 अलग अलग टाइप के ऑडिट प्रोग्राम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। ये ध्यान से देखना इधर। अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ द नॉर्थ गुजरात एंड गुजरात यूनिवर्सिटी, द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट प्रोग्राम्स इज टू बी इंक्लूडेड। एंड जो फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये लिखा हुआ है नॉट इंक्लूडेड इन गुजरात यूनिवर्सिटी। मैं फिर से यहाँ पर दिखा रहा हूँ, नॉट इंक्लूडेड इन गुजरात यूनिवर्सिटी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का जो ऑडिट प्रोग्राम है वो गुजरात यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है। और ये बुक आपको पता है, ये बुक गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए भी है एंड नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए भी है। सो इसलिए इन्होंने क्लियरली बताया। देखिए यहाँ पर गुजरात कच्छ एंड श्री गोविंद गुरु एंड डीडी यूनिवर्सिटी। सो गुजरात यूनिवर्सिटी के कोर्स में ये वाला पॉइंट नहीं है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स में है। नाउ ये जो हम पॉइंट्स देख कर आए, हॉस्पिटल रन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, तो ये हॉस्पिटल का कैसे होता है वो आपको दिया हुआ है। कुछ पॉइंट्स सेम होंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रेगुलेशंस कि हॉस्पिटल रन करने के लिए कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, रूल्स क्या है, डॉक्टर्स का क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। अगर इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, समझो स्कूल्स हैं, तो स्कूल्स में जो टीचर्स हैं उन टीचर्स का क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, उन टीचर्स के पास बीएड की डिग्री है या नहीं है। सो डिपेंड करता है कि किसका ऑडिट प्रोग्राम किया जा रहा है, उनके एक्ट एंड प्रोविजंस क्या हैं, अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं है, कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स के सारे वाउचर्स हैं या नहीं हैं, वेरिफिकेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो ये पॉइंट्स ऑलरेडी हम डिस्कस करके आए हैं। यहाँ पर है कि हॉस्पिटल है तो क्या होगा, उनके एक्सपेंसेस कैसे होंगे। सो पहला हमने हॉस्पिटल देखा। देन नेक्स्ट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो उसमें भी देखिए सेम पॉइंट रिपीट हो रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रेगुलेशंस, एक्ट एंड प्रोविजंस, अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल चेक, कैश रिसिप्ट्स, कैश पेमेंट्स, इन सब के वाउचर्स हैं या नहीं हैं, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एंड नाउ ऑडिट प्रोग्राम ऑफ अ ब्रांच ऑफ बैंक। अब बैंक में हो सकता है थोड़े बहुत अलग हों, कुछ पॉइंट सेम होंगे, कुछ अलग होंगे। जैसे कैश, उनके पास कैश कितना है, आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग वो कैश मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं, उनके पास एडवांसेस कितने हैं, मीन्स उन्होंने कितने एडवांसेस दिए हैं। देन एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितने हैं, फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, अदर एसेट्स कितने हैं, डिपॉजिट्स उनके पास कितने आए हैं, उन्होंने बोरोइंग्स कितने किए हैं, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजंस क्या है। तो जब भी बैंक का होता है तो बैंक में ये सारी चीज़ें देखी जाती है। हॉस्पिटल्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बोरोइंग्स और डिपॉजिट्स नहीं होते हैं। उनकी कंटीजेंट लायबिलिटी कितनी है बैंक की, बैंक का इंटरेस्ट अर्न्ड कितना हुआ है। इंटरेस्ट अर्न्ड का मतलब होता है कि जो बैंक की इनकम होती है वो इंटरेस्ट से होती है। जो बैंक लोन देते हैं उस लोन में से उसे जितना इंटरेस्ट मिलता है वो बैंक की इनकम होती है। ओके, नाउ उसके सामने बैंक ने कमीशन या कुछ ब्रोकरेज चार्ज की है या नहीं की है। एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, देखिए ये दोनों अपोजिट टर्म है। इंटरेस्ट अर्न्ड यानी बैंक को जितना इंटरेस्ट मिला, एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडेड मीन्स जितना उन्होंने एक्सपेंस किया। सो बैंक का एक्सपेंस कैसे होगा, जब पब्लिक बैंक में डिपॉजिट रख कर आती है, एफडी कर या पैसा रखते हैं तो बैंक को इंटरेस्ट देना होता है, तो वो उनके लिए एक्सपेंस हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में बैंक के बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, जैसे एम्प्लॉइज़ की सैलरी, ब्रांच का रेंट, टैक्सेस, लाइटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, डेप्रिशिएशन, डायरेक्टर्स फीस, ऑडिटर्स फीस, लॉ चार्जेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। सपोज एसी लगे हुए हैं तो एसी को रिपेयर करवाना हो, मेंटेनेंस करवाना हो, इंश्योरेंस प्रीमियम,
पोस्टेज एंड अदर एक्सपेंस। तो ये बैंक के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। तो ऑडिटर को ये भी चेक करना होता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हो रहे हैं। एंड द लास्ट इज प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज। अब ये कॉमर्शियल बैंक सेम होंगे इसके भी। देन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, वो तो गुजरात यूनिवर्सिटी के कोर्स में है ही नहीं। यहाँ पर भी लास्ट लाइन में देखिए लिखा हुआ है क्लियरली कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स आर नॉट इंक्लूडेड इन गुजरात यूनिवर्सिटी। तो ये आपको ध्यान देना है कि गुजरात यूनिवर्सिटी के कोर्स में नहीं है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहाँ पर ही पूरा हुआ और इसी के साथ आपका ये जो ऑडिट का जो सब्जेक्ट है वो भी पूरा हुआ। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज़रूरत हुई तो मैं डाउट सेशन एक अलग से बनाऊंगा। ठीक है, सो मैं ये लेक्चर यहीं पूरा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सब्जेक्ट के साथ और नए चैप्टर के साथ।